सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति के बारे में, है ना। कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशंस। और ज़्यादातर बेटा इसका यूज होता है, ठीक है ना। फौज में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, मिसाइल में, या आपका जो है फिर रॉकेट कहीं दागना है, या किसी बंदूक से कोई गोली निकलती है, फुटबॉल को आप लात मारते हैं। ये सब की जो गति है ना, ये एक प्रक्षिप्त गति है। आप पूछे सर कैसे। मैंने कहा देखो, आप इंडिया में हो, यहाँ पे आप इंडिया में हो, ये पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। आपको यहाँ से एक मिसाइल दागना है, आपको यहाँ से इंडिया से, इंडिया के बॉर्डर से आपको एक मिसाइल दागना है। जब एक मिसाइल आप यहाँ से दागेंगे ना, मिसाइल जैसे छोड़ेंगे, तो मिसाइल इस तरीके के पाथ को फॉलो करता हुआ जाके अपने टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा। तो ये जो मिसाइल है एक कर्व पथ पर क्या कर रही है, गति कर रहा है। ठीक, तो इस मिसाइल की जो गति है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रक्षेप्य गति बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको, प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। अच्छा भाई, ठीक। देखो, आपने यहाँ पे ग्राउंड पे एक फुटबॉल, ये आपका ग्राउंड है, आपने एक फुटबॉल यहाँ पे रखा और आके इस फुटबॉल को इस डायरेक्शन से आपने क्या करा, एक किक मारा, एक लात मारी। जैसे एक किक मारोगे तो ये फुटबॉल इस तरीके से जाके ग्राउंड के इस पॉइंट को क्या करेगा, हिट करेगा। ठीक, तो इस फुटबॉल की जो गति है, ये जो फुटबॉल की जो गति है, इस गति को हम क्या बोलेंगे, प्रक्षेप। ठीक, ये चीज समझ में आया कि प्रक्षेपिक जो गति है, प्रक्षेप गति में जो पार्टिकल है या कोई भी वस्तु है, वो क्या करता है, वो एक पैराबोलिक पाथ पर, इसको हम बोलते हैं पैराबोला, परवलय। क्या बोलते हैं हम इसको, परवलय बोलते हैं। ये जो पाथ है इसका, इसको हम बोलते हैं परवलय। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर एक पैराबोलिक पाथ पर क्या करता है बेटा, गति करता है, तो उसका जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। ठीक है ना। जैसे आप फौज में है बेटा, ठीक, मान लो, या फौज में आप जाओगे, किसी का एनडीए का सपना है, ठीक। जैसे हमें पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करना है, ठीक है ना भाई, सर्जिकल स्ट्राइक करना है। आप रात को प्लेन लेके गए, एंटर कर गए पाकिस्तान के अंदर। और जैसे हम पाकिस्तान के अंदर एंटर करें, मान लो आपकी लोकेशन यहाँ पे, आपकी जो एरोप्लेन है, वो मान लो आपका इस लोकेशन पे है, ठीक है। और आपको इस टारगेट पे, यहाँ पे मान लो आतंकवादियों का कैंप है, ये आतंकवादियों का कैंप है। और आपको क्या करना है, इस पे बुलेट बम्बार्ड करना है, बम इस पे गिराना है। ठीक, आपकी मिसाइल में बहुत सारे बम है। ठीक, तो जब आप बम गिराओगे यहाँ से, ठीक, मान लो आपकी जेट की जो स्पीड है वो वी है, वी स्पीड से आप जा रहे हो, आगे मूव कर रहे हो, तो क्या आप इस लोकेशन पे यहाँ पे आके बम गिराओगे, या आप इस लोकेशन से बम गिराओगे। किस लोकेशन से, लोकेशन ए कमेंट में आंसर करना कि ए लोकेशन से बम गिराओगे या बी लोकेशन से बम गिराओगे। अगर आप ए लोकेशन से बम गिराते हो, तो बम क्या यहाँ पे गिरेगा, नीचे आके यहाँ पे गिरेगा, क्या यहाँ पे गिरेगा। या अगर ए पोजीशन से अगर अपने बम गिराया, तो बम इस तरीके से गति करते हुए, इस तरीके से गति करते हुए क्या वो इस टारगेट को हिट करेगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब आपका जेट वी वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, जब यहां से एक बम को आप रिलीज करोगे, तो बम की वेलोसिटी भी क्या होगा, वी, वी वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ गिरेगा। क्योंकि वी वेलोसिटी उसके पास क्या है, इनिशियल यहां से एक बम आपने रिलीज किया, और इस ये बम भी आपका वी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा था, बट ग्रेविटी ने इसको खींचा। तो जब ग्रेविटी ने इसको खींचा नीचे की तरफ, तो ये बम आगे बढ़ने के साथ साथ वो नीचे की तरफ भी गिरता जाएगा, वो आगे बढ़ने के साथ साथ भी वो नीचे गिरता जाएगा। तो इसीलिए ये बम डायरेक्टली यहां पे ना गिर के, यहां पे नहीं गिरेगा, यहां पे ना गिर के, क्योंकि ये आगे की तरफ भी बढ़ेगा और नीचे की तरफ भी आएगा, तो एक पैराबोलिक पाथ पर आके इस तरीके से वो इस टारगेट को, इस आतंकवादियों के कैंप को क्या करेगा, ब्लास्ट कर देगा, उड़ा देगा, ध्वस्त कर देगा। ठीक है, तो यहां पे यूज होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या यूज होता है बेटा, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन यूज होता है, प्रक्षेप गति का यहाँ पे यूज होता है। ठीक, आप एथलीट हो, आप गोला फेंकते हो, आप भाला फेंकते हो, ठीक ना,
जैवलिन आप थ्रो करते हो, जैवलिन थ्रो में तो आपने थ्रो करना है किसी भी चीज को, ये ग्राउंड है बेटा, आपने यहां से एक भाला फेंक रहे हैं, ठीक, तो आप भाला को सीधे नहीं फेंकते, आप भाला को क्या करते हैं, एक सर्टेन एंगल पे आप इसको थ्रो करते हैं यू वेलोसिटी से, और ये जो भाला है वो इस पाथ पे गति करता हुआ जाके वो इस पोजीशन में जाके क्या करता है, हिट करता है। तो ये भाला जब आप फेंकते हो उस भाले का जो गति है वो भी क्या हो जाएगा, प्रक्षेप्य गति। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो मैं एग्जांपल दिया मैंने कि प्रक्षेप्य गति क्या होता है, प्रक्षेप्य गति के ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। अब प्रक्षेप्य गति को हम एनालाइज करते हैं। जो प्रक्षेप्य गति है बेटा, इस प्रक्षेप्य गति को क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं। अच्छा सर क्या एनालाइज करेंगे भाई, प्रक्षेप्य गति को हम क्या करते हैं भाई, एनालाइज करते हैं। देखो एनालाइज क्या करेंगे, देखो तो अगर हम प्रक्षेप्य गति को एनालाइज करें बेटा तो सिंपल यहां पे देखो, जब भी हम किसी भी बॉडी को थ्रो करते हैं ऊपर, या ऊपर से मान लो यहां से हमने किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, क्षैतिज दिशा में, इस दिशा में हमने फेंका, तो जब इस बॉल को मान लो ये कोई बम है जो कि हमने इस डायरेक्शन में इसको थ्रो किया, या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हमने इस डायरेक्शन में क्या करा, थ्रो किया, तो ये जो बॉल है क्योंकि ग्राउंड से h हाइट पर है, ग्राउंड से कितने हाइट पर है भाई, h हाइट पर, तो देखो अब ये h हाइट पर जब है तो ग्रेविटी क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ खींचेगा, यहाँ पे किस फोर्स से, mg फोर्स से ये नीचे की तरफ खींचेगा। तो ये जो बॉल या ये जो वस्तु है बेटा ये आगे की तरफ इस वेलोसिटी की वजह से ये आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, और यहाँ पे क्योंकि पृथ्वी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है तो इसकी वजह से बॉल जो है नीचे की तरफ भी आएगा, यहाँ पे आ गया, फिर ग्रेविटी ने इसको नीचे खींचा क्योंकि इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, फिर ये बॉल आगे की तरफ बढ़ेगा इस तरीके से। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे इस बॉल या इस ऑब्जेक्ट की जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हर एक बिंदु पर यहाँ पे ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है mg, यहाँ पे ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है mg फोर्स है, यहाँ पे ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रहा है mg फोर्स है, मतलब हर एक बिंदु पर अगर आप देखोगे तो ग्रेविटी इस पे कितना फोर्स लगा रहा है भाई, mg फोर्स, और mg फोर्स को नीचे की तरफ खींच रहा है। बट ये वाला जो वेलोसिटी है, ये जो वेग है बेटा, ये वेग क्या कर रहा है, इसकी टेंडेंसी क्या है, ये चाह रहा है कि जो वस्तु है वो उसी की दिशा में आगे की तरफ बढ़ता है। तो क्या होगा, बॉल आगे की तरफ भी बढ़ेगा और नीचे की तरफ भी आएगा। इस वेलोसिटी की वजह से, इसकी वजह से बॉल कहां जाएगा भाई, आगे की तरफ जाएगा, और इस mg फोर्स की वजह से वस्तु कहां आएगा भाई, नीचे की तरफ भी आएगा। तो जब वो आगे की तरफ बढ़ेगा और नीचे की तरफ आएगा तो पाथ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहां पे अगर आप देखो तो आगे की तरफ भी है गति और नीचे की तरफ भी है, वस्तु आगे की तरफ भी जा रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है, मतलब आगे का मतलब क्षैतिज दिशा में, आगे का मतलब क्षैतिज दिशा में, और नीचे का मतलब लंबवत दिशा। तो वस्तु की जो गति है वो लंबवत दिशा में भी हो रही है और क्षैतिज दिशा में भी हो रही है। अगर मैं इस दिशा को x मान लूं, ये हमारा x डायरेक्शन है, नीचे को मैं y मान लूं, तो जो वस्तु है वो x एक्सिस में भी, मतलब x के डायरेक्शंस में भी गति कर रहा है, वो y के डायरेक्शंस में भी गति कर रहा है। तो यहाँ पे प्रक्षेप्य गति में किसी वस्तु के पास दो मोशन होता है बेटा, दो तरीके की इसके पास गति होती है, एक क्षैतिज गति और एक लंबवत गति, एक वर्टिकल मोशन और एक हॉरिजॉन्टल मोशन। बट यहाँ पे आप ये चीज बेटा एनालाइज करना, जो mg लगेगा, यहाँ पे जो mg फोर्स लगेगा वो mg कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, किसी वस्तु पे mg कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, मतलब y की दिशा में, y की दिशा में वर्क करेगा। अच्छा mg y की दिशा में लगेगा, ठीक है भाई, mg y की दिशा में। अब ये जो फोर्स है ना, ये क्या है, बेसिकली आपका बल है। बल क्या उत्पन्न करता है, किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। तो ये जो बल है mg वो क्या करेगा, नीचे की दिशा में एक त्वरण उत्पन्न करेगा, ay इज इक्वल टू जी, ay इज इक्वल टू जी। तो ये जो बल है बेटा, ये बल क्या करेगा, उस वस्तु में, जो वस्तु प्रक्षेप्य गति कर रहा है, तो उस वस्तु में क्या करेगा, एक बल लगाएगा बाई की दिशा में, और उस बाई की दिशा में बल की वजह से बाई की दिशा में क्या उत्पन्न होगा, एक त्वरण उत्पन्न होगा। तो इसीलिए जो लंबवत गति है या बाई की दिशा में जो गति है ये त्वरित गति होता है। कैसी गति होता है ये त्वरित गति है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है बेटा, क्योंकि इसमें त्वरण है। बट देखो एक्स की दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है, एक्स की दिशा में उसको कोई धकेल नहीं रहा है, कोई इसको खींच नहीं रहा है एक्स की दिशा में, तो इसीलिए क्योंकि एक्स की दिशा में उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, तो इसके कारण उस वस्तु पर उत्पन्न त्वरण कितना होगा, एक्स की दिशा में 0 होगा, मतलब एक्स की दिशा में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो एक्स का जो गति है, मतलब एक्स दिशा में जो गति, मतलब क्षैतिज गति जो है, ये कैसा होगा बेटा, ये एक समान गति, कैसा गति है भाई, ये एक समान।
तो दो तरीके का मोशन होता है बेटा, एक क्षैतिज और एक लंबवत। तो क्षैतिज गति जो है वो त्वरित गति होता है, और जो क्षैतिज गति सॉरी लंबवत गति जो है वो त्वरित गति होता है, और जो क्षैतिज गति होता है बेटा वो एक समान गति होता है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गया। मेन पॉइंट्स ये है प्रोजेक्टाइल में। मेन पॉइंट प्रोजेक्टाइल का क्या है कि प्रोजेक्टाइल में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो प्रोजेक्टाइल मोशंस कर रहा है, प्रक्षेप गति कर रहा है, तो प्रक्षेप गति में उसके पास दो तरीके की गति होती है, एक क्षैतिज गति और एक लंबवत गति या ऊर्ध्वाधर गति। लंबवत या ऊर्ध्वाधर गति जो है वो त्वरित गति होता है क्योंकि उसमें त्वरण काम करता है, और जो क्षैतिज गति है या अनुदिश गति हम इसको बोल सकते हैं, क्षैतिज या अनुदिश गति, तो ये एक समान गति होता है। इसमें वेग जो है बेटा वो नियत रहता है, त्वरण जीरो रहता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। इज इट क्लियर? तो देखो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे बेटा, देन जो जो की पॉइंट है उन सारे की पॉइंट्स को मैं नोट कर पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, डेफिनेशंस के, प्रक्षेप गति के डेफिनेशंस हम लिख लेते हैं। तो जो प्रक्षेप गति है दैट इज द मोशंस अंडर ग्रेविटी, ये गुरुत्व के अधीन गति है बेटा। कैसे गति है? गुरुत्व के अधीन गति। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो प्रक्षेप गति कभी भी नहीं बन पाता। ठीक है, तो उसके डेफिनेशंस लिख लो। जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा में फेंका जाता है, या ऐसे लिखो, थोड़ा सा ये टफ हो रहा है लैंग्वेज, ऐसे लिखो। प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंका जाता है, ऐसे लिखो। प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंका जाता है। क्या होता है बेटा? फेंका जाता है। ठीक है ना, किसी कोण थीटा से फेंका जाता है। ठीक, तो वह गुरुत्व त्वरण के अंतर्गत तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता ठीक है, तो वे एक वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं तथा इसके पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। तथा इसके पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते। ठीक है, तो इस क्या कह रहे हैं कि इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं तथा इसके पथ को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य पथ बोलते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम प्रक्षेप्य गति के उदाहरण लिखें तो बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। ठीक है ना, पहले तोप से छूटे गोले की गति, पहला 21 तोपों की सलामी, है ना। तोप से छूटे गोले की गति, तोप से छूटे गोले की गति। सेकंड,
सेकंड, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति। हवाई जहाज से गिराए गए तोप की गति। हवाई जहाज से गिराए गए तोप की गति, ठीक ना, आदि। बाकी भी आप उदाहरण लिख सकते हैं अपने मन से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रक्षेप गति में बेटा दो तरीके की गति होता है। तो नेक्स्ट लिखते हैं, प्रक्षेप गति में, प्रक्षेप गति में दो प्रकार की गति होती है। दो प्रकार की गति होती है बेटा, एक क्षैतिज गति, क्षैतिज गति जो कि एक समान गति है। क्या है भाई, ये एक समान गति होता है। इसमें वेग v जो है बेटा वो नियत रहता है। वेग क्या होता है, नियत रहता है। तो पहला है क्षैतिज गति हॉरिजॉन्टल मोशन। क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में आपका जो गति है वो एक समान रहता है, यहाँ पे वेग जो है भी नियत रहता है। तो सेकंड केस में हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर गति। तो ऊर्ध्वाधर गति में बेटा क्या होता है, ये त्वरित गति है। कैसी गति है, त्वरित गति है। और उसमें एक्सेलरेशन जो है ए वाई में वो किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है। ये गुरुत्व के अधीन गति करता है। किसके अधीन गति करता है, गुरुत्व के अधीन गति करता है, ठीक है। तो एक क्षैतिज गति, दूसरा हमारा है ऊर्ध्वाधर गति। क्षैतिज गति एक समान गति जिसमें वेग v जो है वो आपका नियत रहता है। ऊर्ध्वाधर गति एक त्वरित गति है जिसमें एक्सेलरेशन आपका g के बराबर रहता है, ठीक है। क्लियर है। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा प्रक्षेप्य गति के बारे में कि दो तरीके की गति होती है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। एक समान गति होता है क्षैतिज गति, ऊर्ध्वाधर में जो गति होता है वो आपका त्वरित गति होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। चलो देखो, अब इसमें प्रक्षेप्य का पद निकालते हैं जब एंगुलर प्रोजेक्शन होगा। क्या होगा, एंगुलर प्रोजेक्शन होगा। मतलब एंगुलर प्रोजेक्शन में क्या करते हैं बेटा, सिंपली हम किसी एंगल थीटा से जो है हम उसको क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, सॉरी थ्रो करते हैं। क्या करते हैं बेटा, देखो यहाँ पे प्रक्षेप्य का पथ, एडिंग डाल देना, प्रक्षेप का पथ, ठीक है। एंगुलर प्रोजेक्शंस के लिए, एंगुलर प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं। देखो ये मान लो आपका सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस, ठीक। या आप इसको एक्स एक्सिस ले लो, या आपका वाई एक्सिस। तो यहां से एक बॉल को या एक ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सर्टेन एंगल थीटा से, मतलब ग्राउंड से ही हम इसको क्या करते हैं बेटा, थ्रो करते हैं। अगर इसको थ्रो करोगे तो इसका पथ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। कुछ इस तरीके से इस तरीके के पथ पर क्या करेगा ये वस्तु जो है वो गति करेगा। तो इसका जो पथ है इसको हम बोलते हैं प्रक्षेप्य का पथ, एक ट्रेजेक्ट्री, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से, ये जो वस्तु है, इस वस्तु को यहां से एक प्रारंभिक वेग u के साथ फेंका गया, क्षैतिज से थीटा को। हमने इस वस्तु को क्या करा बेटा, क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से हमने फेंका। तो इस केस में देखो, अब यहाँ पे सिंपल ये वस्तु ऊपर की तरफ भी जा रहा है और ये आगे की तरफ भी बढ़ रहा है। आगे की तरफ वो बढ़ रहा है क्षैतिज वेग के कारण, ऊपर की तरफ जो बढ़ रहा है वो ऊर्ध्वाधर वेग के कारण ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो सिंपल, अगर हम इस u के दो कंपोनेंट बनाते हैं, दो घटक बनाते हैं बेटा, तो एक घटक आपका इस दिशा में हो जाएगा, दैट इज u cos थीटा, इसको हम बोलेंगे x कंपोनेंट, मतलब क्षैतिज घटक। और इसका एक होगा बेटा लंबवत घटक, एक लंबवत घटक इस दिशा में हो जाएगा, और ये आपका जाए u sin थीटा, और इसको बोलेंगे हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना, u y कंपोनेंट। क्लियर है, अच्छा बहुत बढ़िया। तो हमने u के दो कंपोनेंट्स बनाए बेटा, दो कंपोनेंट, एक क्षैतिज घटक बना ux और एक लंबवत घटक बना आपका uy। इस क्षैतिज घटक के कारण गेंद आगे की तरफ बढ़ेगा, और इस ऊर्ध्वाधर घटक के कारण ये जो गेंद या वस्तु है ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसमें दो तरीके की गति, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों है।
क्षैतिज गति भी है और ऊर्ध्वाधर गति भी है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। देखो अब यहाँ पे सिंपली मान लो किसी समय बॉल या वस्तु की स्थिति पी पर है। मान लेते हैं किसी समय कि जो बॉल है पी, सॉरी बॉल जो है वो कहाँ किस स्थिति पर है, बी, पहले जीरो स्थिति पे था, अब वो पी स्थिति पे पहुंच गया। पी स्थिति पे उसका एक्स डिस्प्लेसमेंट और वाई डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं। तो इतना तो चला वो एक्स की दिशा में, तो ये एक्स हो जाएगा, इतना ऊपर गया तो ये वाई हो जाएगा। तो मतलब किसी समय टी पर प्रक्षेप का जो स्थिति है वो पी पर है, क्या है, पी पर है। तो इसका एक्स की दिशा में विस्थापन एक्स है और वाई की दिशा में विस्थापन कितना बेटा, वाई। अच्छा, इस बिंदु पर इसका क्षैतिज वेग इस दिशा में ये आपका वी एक्स है, और इस दिशा में इसमें इसका ऊर्ध्वाधर वेग इस दिशा में ये आपका वी वाई है, और इन दोनों का रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज वी हो जाएगा। क्या जाएगा, इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, ये इसका रिजल्टेंट होगा बी। क्या जाएगा इसका रिजल्टेंट बी। ठीक है। अच्छा देखो अब यहां से जब प्रक्षेप को हमने यहां से फेंका तो वो यहां पे आके गिरा, तो ये क्षैतिज दिशा में कुछ दूरी विस्थापित हुआ। तो इस दूरी को हम बोलते हैं बेटा आर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेंज पर आर्स। क्या बोलते हैं, परआर्स। तो ये मैक्सिमम हाइट यहां तक जा रहा है, और यहां से जाने के बाद इतना हाइट पे जाने के बाद फिर वो क्या हो गया, प्रक्षेप नीचे आ गया, मतलब गेंद नीचे की तरफ आ गया। तो ये मैक्सिमम हाइट यहां पे पहुंचा है, तो ये इसके एच मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, एच मैक्स लिखेंगे। ठीक, तो इस प्रक्षेप गति से सबसे पहले बेटा आपको कैलकुलेट करना है, प्रक्षेप का पथ निकालना है, इसका उड्डयन काल निकालना है, फिर आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है और रेंज निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रक्षेप का पथ हम निकालते हैं। प्रक्षेप का पथ तो मान लेते हैं, माना किसी क्षण प्रक्षेप में बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y पर है, किसी क्षण वो कहां पर है, x तथा y पर। ठीक है, देखो मान लेते प्रारंभिक वेग कितना इसका, माना इसका प्रारंभिक वेग कितना है भाई, u है। ठीक है ना, क्षैतिज से कोण कितने डिग्री का है भाई, थीटा डिग्री का, वो दे रखा डायग्राम। ठीक है ना, तो डायग्राम से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दो तरीके के मोशन है, तो पहले हम क्षैतिज गति को एनालाइज करेंगे। तो क्षैतिज गति के बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। तो क्षैतिज गति में तो उसका प्रारंभिक वेग यू एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, यू कॉस थीटा। अच्छा, इसमें त्वरण कितना है, जीरो, क्योंकि क्षैतिज वेग या क्षैतिज जो गति है वो एक समान गति है, एक समान गति में त्वरण क्या होगा, जीरो। तो ए एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा जीरो। ठीक है ना, ए एक्स बराबर जीरो। ठीक, अच्छा टी समय में कण का विस्थापन कितना होगा, एक्स बराबर होगा चाल गुना समय। चाल क्या है इसका, यू एक्स, समय कितना है भाई, टी है, तो यू एक्स इंटू टी। तो यहां से x इज इक्वल टू यू एक्स आपका यू कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा। तो यहां से मैं अगर t निकालता हूं बेटा, तो t बराबर हो जाए एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान। अच्छा, इतने ही समय में, मतलब इतने ही समय टी में कण का वाई दिशा में कितना विस्थापन है, तो वाई दिशा में विस्थापन क्या होगा, ऊर्ध्वाधर गति। वाई दिशा में विस्थापन क्या जगह, उसकी ऊर्ध्वाधर गति। तो नेक्स्ट आप एनालाइज करेंगे यहाँ पे वर्टिकल मोशन, मतलब ऊर्ध्वाधर गति को एनालाइज करेंगे यहाँ पे। क्या, ऊर्ध्वाधर गति के बारे में बेटा हम यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे। अच्छा, ऊर्ध्वाधर गति क्या होगा, तो अगर हम ऊर्ध्वाधर गति की बात करते हैं तो ऊर्ध्वाधर गति आपका हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे यू वाई, इसका प्रारंभिक वेग यू वाई, दैट इज यू साइन थीटा। जो यू वाई है किसके बराबर होगा, यू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ए वाई किसके बराबर होगा, त्वरण जी के बराबर होगा, क्योंकि वृत्त के अधीन गति कर रहा है, तो इसमें त्वरण जो है वो गुरुत्वाकर्षण, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ए वाई इज इक्वल टू जी। तो टी समय में कण का वाई दिशा में विस्थापन,
बाई दिशा में विस्थापन। देखो टी समय में कण का बाई दिशा में विस्थापन कितना होगा बेटा, दैट इज y इज इक्वल टू यू वाई। देखो अब यहाँ पे जो गति है वो त्वरित गति है, और त्वरित गति के लिए हमेशा हम इक्वेशन ऑफ मोशन मोशन यूज करते हैं, गति के समीकरण यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गति का समीकरण है बेटा y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस का। देखो अब हमने कण को कहां फेंका, ऊपर की तरफ। जब भी ऊपर की तरफ किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उसका गति का समीकरण नेगेटिव होता है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस का हाफ ऑफ ए वाई टी हो जाएगा। ए वाई का वैल्यू g है, तो यहां से y इज इक्वल टू यू वाई आपका u साइन थीटा, क्या है भाई, u साइन थीटा, ठीक है ना। u साइन थीटा इंटू टी माइनस का 1/2, और ये आपका जी टी हो जाएगा। तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो देखो y इज इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू आपका सिंपली आ जाएगा, तो u साइन थीटा और t का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देना, तो t है बेटा x अपॉन u कॉस थीटा माइनस का हाफ ऑफ g, और t का वैल्यू यहाँ पे रखना, तो x अपॉन u कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस आपका tan हो जाएगा, तो ये आपका tan थीटा इंटू एक्स हो जाएगा बेटा, माइनस का हाफ ऑफ g इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आप इसको और थोड़ा सा लिखते हैं तो tan थीटा इंटू एक्स माइनस का g डिवाइड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं प्रक्षेप्य का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है ना, प्रक्षेप्य पथ के समीकरण। यह हो गया हमारा प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। तो अगर हम इस समीकरण को एनालाइज करते हैं, इस समीकरण को एनालाइज करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह अगर आप a ले लेते हो तो ax माइनस g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप b ले लेते हो तो ये आपका bx स्क्वायर हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू ax माइनस का bx का स्क्वायर, y इज इक्वल टू व्हाट, ax माइनस का bx का स्क्वायर। ओहो भाई बहुत बढ़िया। तो ये जो एक है, ये एक द्विघात समीकरण, कैसा समीकरण बेटा, द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण बेटा हमेशा ये पैराबोलिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। एक जो पैराबोला होता है ना, जो परवलय होता है, परवलय का समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण होता है। इसका मतलब है द्विघात समीकरण अगर मिल रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि जो प्रक्षेप का जो पथ होगा वो परवलयाकार होगा। प्रक्षेप का पथ कैसा होगा, यहाँ पे परवलयाकार होगा। तो यहाँ पे देखो प्रक्षेप का पथ, अगर हम प्रक्षेप का पथ देखते हैं तो प्रक्षेप का पथ क्या होगा, परवलयाकार होता है, ठीक है। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार पैराबोलिक होता है। क्या होता है बेटा, ये हमारा पैराबोलिक, ठीक है। तो प्रक्षेप का पथ हमेशा क्या होता है, परवलयाकार। प्रक्षेप का पथ सदैव क्या होता है बेटा, परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है, सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। ये कभी कभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स, सॉरी आपके क्लास 11 के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो जस्ट आपको वहां पे क्या करना होता है बेटा, प्रक्षेप का समीकरण, प्रक्षेप पथ का समीकरण आपको प्रूफ करना होता है। y इज इक्वल टू tan x, सॉरी tan थीटा इनटू x माइनस का g डिवाइड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस का सॉरी इनटू x स्क्वायर। इसी इक्वेशंस को ड्राइव कर देंगे तो आपका क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा, इसमें एक और पॉइंट आता है हमारा प्रक्षेप का उड्डयन काल। क्या था नेक्स्ट टॉपिक, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक ना। उड्डयन काल, उड्डयन काल इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं इसको। देखो उड्डयन काल क्या होता है, उड्डयन काल का मतलब है कि हवा में प्रोजेक्टाइल कितने समय तक रहा, कितने समय तक रहा। हमने किसी भी वस्तु को फेंका ऊपर की तरफ, जब वो ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हवा में ही रहेगा, वो कहां रहेगा भाई, हवा में ही रहेगा। तो कितने देर तक वो हवा में रहा, कितने देर तक वो हवा में
रहा है तो उस समय अंतराल को हम बोलते हैं उड्डयन काल। या सिंपली हमने इस प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंका बेटा, तो यहां से जब हमने इसको फेंका तो यहां पे आके हिट किया इसने, तो कितने समय बाद उसने ग्राउंड पे आके हिट किया, जब हमने उसको थ्रो किया, जब उसको हमने फेंका किसी वस्तु को, तो वो कितने समय बाद फिर से ग्राउंड पे आके हिट किया उसने, ग्राउंड में मतलब पृथ्वी के साथ आके टकराया। तो जितने समय बाद वो ग्राउंड को हिट करेगा उस समय अंतराल को हम क्या बोलेंगे बेटा, उस समय अंतराल को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, हम उसको उड्डयन काल बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेक्षण बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम प्रेक्षण बिंदु। प्रेक्षण बिंदु। ठीक है, तो देखो सबसे सिंपल इसका डेफिनेशन में लिख देता हूं। ठीक, जितने समय में पिंड, जितने समय में पिंड किसी समतल के, किसी समतल के प्रेक्षण बिंदु से, प्रेक्षण बिंदु का मतलब जहां से उसको फेंका गया है, ठीक ना, प्रेक्षण बिंदु से उच्चतम बिंदु तक, प्रेक्षण बिंदु से उच्चतम बिंदु तक, बिंदु तक पहुंचकर, बिंदु तक पहुंचकर अपने परवलय पथ द्वारा, अपने परवलय पथ द्वारा उसी समतल पर, उसी समतल पर टकराता है, टकराता है, उसे पिंड का उड्डयन काल कहते हैं, उसे पिंड का उड्डयन काल कहते। ठीक है, पहले जिस बिंदु से हम उसको फेंकेंगे उस बिंदु से पहले वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट से फिर समतल के किसी बिंदु पे जाके वो हिट करेगा, तो जितना समय उसको लगेगा इस पूरी प्रक्रिया में, तो उस समय अंतराल को हम बोलेंगे उड्डयन का टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पूरे एक संपूर्ण टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर हम बात करें तो इसका विस्थापन कितना होगा वायु दिशा में, ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना होगा, तो यहां से जब हम इसको फेंकेंगे, जब यहां से इसको फेंकेंगे वापिस वो इसी बिंदु पर आ जाएगा, तो इसका वायु दिशा में विस्थापन कितना हुआ, 0। वायु दिशा में विस्थापन कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम उड्डयन काल का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है ना, तो संपूर्ण उड्डयन काल कैपिटल टी में कण का ऊर्ध्वाधर विस्थापन y इज इक्वल टू कितना होगा, 0, क्योंकि वो ग्राउंड पे आ गया, पहले वो ऊपर गया, ऊपर से फिर ग्राउंड पे आ गया, तो ग्राउंड से हमने फेंका था, ग्राउंड पे ही आ गया, तो हाइट 0, तो विस्थापन कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। गति के दूसरे समीकरण से, तो गति के दूसरे समीकरण से, गति का हम दूसरा समीकरण अगर यूज करते हैं तो गति का दूसरा समीकरण होगा बेटा y इज इक्वल टू यू बाई टी, ऊर्ध्वाधर गति की हम बात कर रहे हैं, यू बाई टी माइनस का हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर, क्या जाएगा, यू वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ टी माइनस, सॉरी यू बाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, बट यहाँ पे टी जो है वो एक संपूर्ण उड्डयन काल की हम बात करें, दैट इज कैपिटल टी, तो टी को कैपिटल टी से रिप्लेस कर देना और यू वाई का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देना, तो y इज इक्वल टू आपका देखो u साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ ऑफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर। देखो y का वैल्यू 0 है क्योंकि विस्थापन 0 हो जाएगा, t इसमें से कॉमन आ रहा है, तो u साइन थीटा माइनस का हाफ ऑफ क्या जाए बेटा जी टी हो जाए। अगर जी टी आ रहा है तो इसके अंदर t इज इक्वल टू 0, या देखो ये जो t है t बराबर 0 होगा, या u साइन थीटा माइनस का हाफ ऑफ जी टी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो इसको उठा के पटक देना,
तो आपका u साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी। तो यहां से अगर हम t निकालेंगे तो t इज इक्वल टू यू 2u साइन थीटा अपॉन, क्या आएगा 2u साइन थीटा अपॉन। तो ये आपका फॉर्मूला जाएगा किसके लिए, ओडियन काल के लिए। तो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा। ओह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट हम निकालते हैं प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई। प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। आपको पता है जब भी प्रोजेक्ट किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, और मैक्सिमम हाइट से वो रिटर्न आएगा कहां पे, रिटर्न फिर से अर्थ पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा रिटर्न, वो अर्थ पे आएगा। ठीक, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा ना, तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। एट अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर जो कण है, कण का प्रारंभिक सॉरी अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वी वाई बराबर 0, ठीक ना। अच्छा यू वाई बराबर आपका यू साइन थीटा है, क्योंकि गति ऊर्ध्वाधर है, ऊंचाई निकालने तो गति ऊर्ध्वाधर है, तो ऊर्ध्वाधर के कंपोनेंट्स यूज करेंगे। तो यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, तो ए वाई इज इक्वल टू आपका है बेटा जी। तो तीसरे समीकरण से, गति के थर्ड समीकरण से देखो क्या हो जाएगा, थर्ड समीकरण से हो जाएगा वी वाई का स्क्वायर बेटा इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर माइनस का सॉरी माइनस का 2 जी एच, क्या जाएगा माइनस का 2 जी एच। देखो वी वाई आपका 0 है तो ये आपका 0 हो जाएगा। यू वाई आपका है यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस का 2 जी एच, 2 जी एच को उठा के इधर पटक देना, ये आपका 2 जी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। सॉरी यार अभी तो एच का वैल्यू निकाला नहीं मैंने। ठीक, ये हो जाएगा। तो यहां से अगर हम एच का वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो एच इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू क्या जाएगा, एच इज इक्वल टू आपका जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। ये आपका जाएगा मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्म। ठीक है, ये अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई का। तो इसके डेफिनेशंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेफिनेशन लिखा ना, डेफिनेशन लिख देता हूँ। पिंड के पथ के पथ के उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को प्रक्षेप्य की ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य की ऊंचाई कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा और ये डेरिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रक्षेप का परास। क्या निकालते हैं, प्रक्षेप्य का परास। प्रक्षेप का परास, तो प्रक्षेप का परास क्या होता है, मैक्सिमम रेंज, मतलब 36 दिशा में, 36 दिशा में 36 देखो डेफिनेशन लिख देता हूं, 36 दिशा में वस्तु का या पिंड का संपूर्ण उड्डयन काल में हुए विस्थापन को परास कहते हैं। मतलब वस्तु उस बिंदु से कितना दूर जाके गिरा है, तो उस दूरी को हम क्या बोलेंगे, परास बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, परास बोलेंगे। तो ये डिस्टेंस, ये मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे क्या है भाई, तो यहां से हमने इसको फेंका, यहां पे जाके गिरा,
तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम बोलेंगे परास, जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 36 दिशा में विस्थापन है, तो यहाँ पे गति को एनालाइज करेंगे 36 मोशन, 36 दिशा में गति को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो परास निकालने के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, 36 गति को एनालाइज करेंगे, 36 गति। तो देखो 36 गति में इसका प्रारंभिक वेग, ux इज इक्वल टू, क्या जाएगा, u cos थीटा, और एक्सेलरेशन आपका 0 है, ठीक। तो विस्थापन कितना हो जाएगा 36 दिशा में विस्थापन, तो इसका विस्थापन हो जाएगा r इज इक्वल टू, विस्थापन मतलब परास का, इज इक्वल टू इसका प्रारंभिक वेग इनटू समय अंतराल, क्योंकि 36 दिशा में जो वेग है ना वो परिवर्तित ही नहीं होगा। 36 दिशा का जो वेग है वो एक समान रहेगा, और वस्तु एक समान वेग से 36 दिशा में गति कर रहा है। अगर वो 36 दिशा में एक समान वेग से गति कर रहा है तो इसका मतलब उसका मोशन एक समान है। तो जब मोशन यूनिफॉर्म होगा तो उस केस में विस्थापन कैसे निकालते हैं, चाल गुना समय से या वेग गुना समय से। समय कितना, एक पूरा उड्डयन काल की बात कर रहे हैं हम, तो इसीलिए हम r इज इक्वल टू लिखेंगे ux इंटू टी। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू ux आपका है बेटा u cos थीटा, और कैपिटल टी का वैल्यू निकालो, अभी ड्राइव किया आपने u sin थीटा अपॉन g, क्या है, t का जो वैल्यू है 2u sin थीटा अपॉन g। अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी तो देखो u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय g। तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज करेंगे, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये हमारा क्या जाएगा बेटा, r हो जाएगा, परास हो जाएगा। तो परास u इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी r इज इक्वल टू जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g हो जाएगा, ये परास के लिए। अच्छा, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या कंडीशन है, अधिकतम परास के लिए, अधिकतम परास की हम बात करते हैं। अधिकतम परास के लिए, अधिकतम मैक्सिमम रेंज के लिए बेटा साइन 2 थीटा का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होना चाहिए। साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। देखो क्योंकि यहाँ पे जो परास है ना, जो रेंज है देखो वो यू पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यू कांस्टेंट है, एक निश्चित वेग से आप फेंकोगे तो कांस्टेंट हो जाएगा पूरे मोशन के लिए, ठीक। अब जी का वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आर किस पे डिपेंड करेगा, साइन 2 थीटा पे डिपेंड करेगा। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम तो आर का वैल्यू मैक्सिमम, साइन 2 थीटा का वैल्यू मिनिमम तो आर का वैल्यू मिनिमम। तो यहाँ पे अधिकतम परास के लिए साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 हो जाएगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45। इसका मतलब जब किसी भी वस्तु को अगर 45 डिग्री के कोण पर फेंकते हैं, किसने 45 डिग्री के कोण पर अगर हम फेंकते हैं किसी भी वस्तु को, तो उसका जो परास है वो मैक्सिमम होता है, उसका जो रेंज होता है वो मैक्सिमम होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा दूरी पर जाके गिरता, ठीक है। तो 45 पे उसका जो रेंज होता है बेटा वो मैक्सिमम, ठीक हो गया, यस बिल्कुल। देखो तो मैक्सिमम आर मैक्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू अगर 1 रख देते हो आप, तो यहाँ पे ये आपका जाएगा यू स्क्वायर बाय, क्या जाएगा आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज जो है। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो यहाँ पे आपका बचेगा यू स्क्वायर बाय जी बचेगा, तो यहाँ पे आपका यू स्क्वायर बाय जी हो जाएगा, ये आपका मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें निकालते हैं, बहुत सारी चीजें इसको इसमें एनालाइज करते हैं बेटा, ठीक है ना। वो सारी चीजें हम कल के सेशंस में, नेक्स्ट सेशंस में हम डिस्कस करेंगे, और प्रोजेक्टाइल मोशंस के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी कल के सेशंस में हम करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग जानकारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।